here buffer. Today we are going to discuss on the buffer. बफर के पहले हम बतला चुके हैं आपको, एसिड बेस वगैरह सब बता चुके हैं, पीके वगैरह बतला चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि है। एक कागज होगा, एसिड बेस बतला चुके हैं, केडी हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, एक्टिविटी कोफिशिएंट हो गया, आयनिक स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस डिसोसिएशन, weak acid weak base dissociation, relationship between K and Kb, pH of solution of weak acid and base, इतना हो गया बफर। हाँ बफर, आज we are the buffer. Then what is buffer? First होता है कि what is buffer, because buffer is a solution. Buffer is a solution which resists. In very simple way, we are saying that buffer is a solution which resists change in pH. Change in pH after addition of, it is better to write here, acid or base. Simply it is very simple to say that the buffer is a solution which resists change in pH after addition of acid or base. किसी सॉल्यूशन में अगर हम कुछ एसिड जोड़े, कुछ बेस जोड़े, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बफर। यहाँ पे एक टर्म आएगा बफरिंग। बफरिंग, बफरिंग का मतलब द कैपेसिटी और रेंज, द कैपेसिटी और रेंज which resisted by a buffer solution. Buffer solution. Buffer solution. That means which range, that is the range, which range can be resisted. Suppose a pH is maintained up to the 7.8, that is the range. That means the pH, the solution is only able to maintain a range of the pH. Some buffers has narrow range. कुछ जो buffers होगा उसका क्या होगा? Narrow range होगा. Some buffers have wide range, उसका ज़्यादा रेंज होगा. ठीक है, कुछ बफर क्या होंगे? नैरो रेंज के होंगे, कुछ बफर जो होंगे वो वाइड रेंज के होंगे. कॉमनली इन लेबोरेटरी, जब हम लेबोरेटरी में काम कर सकते हैं, बिकॉज बफरिंग इज significant for both physiological activities and laboratory work.
लेबोरेटरी वर्क। ये जो बफरिंग है, बफर का जो प्रॉपर्टी है, जो सॉल्यूशन है, केमिस्ट्री में तो केवल आप केमिकल लेबोरेटरी में यूज करते हैं, बट हियर इन द लिविंग सिस्टम द बफरिंग और द बफर, नेचर ऑफ द बफर ऑफ एनी सॉल्यूशन और एनी मॉलिक्यूल, यहाँ पे मॉलिक्यूल भी, बायोकेमिकल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, हैज सिग्निफिकेंट बोथ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज एंड लेबोरेटरी वर्क। जब आप लेबोरेटरी का काम करते हैं तो वहाँ भी वो इम्पोर्टेंट होता है, वहाँ भी उसकी आवश्यकता होती है, और जब आप फिजियोलॉजी का पार्ट पढ़ते हैं तो वहाँ भी वो आवश्यक होता है। समटाइम्स इन नेट में कभी कभी होता क्या है कि क्वेश्चन यहाँ से आता है, लेकिन आपको देखने में, सॉरी, क्वेश्चन फिजियो यहाँ का होता है, लेकिन आपको देखने में लगेगा कि वो कहाँ का है, फिजियोलॉजी का है। आपको देखने में लगेगा कि वो क्वेश्चन कहाँ का है, फिजियोलॉजी का है। बिकॉज इन बॉडी, हम लोग के बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में अगर हम देखें तो ब्लड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर। वहाँ पे जो भी एक्टिविटी हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं बफरिंग सिस्टम से जुड़ा होता है। इन एडिशन विद दिस, इसके साथ साथ द प्रोटीन्स हम आप लोग को पढ़ाए हुए थे। एंड कॉमनली इन बफर, इफ यू ऑब्जर्व द बफर इज formed by weak acid plus weak base or their salts, ये जो बफर होगा ये कॉमनली क्या होता है, वीक एसिड और वीक बेस या इसके सॉल्ट्स हो सकते हैं। जैसे आप लोग ट्रीस वगैरह देखते हैं लैब में, जब जाइएगा पढ़े होइएगा मेथड, इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़िएगा या क्रोमेटोग्राफी पढ़िएगा, तो वहाँ पे बफर यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये जो कंपोनेंट्स है ये इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, बफर के लिए। आप बफर बना भी सकते हैं, लेबोरेटरी में बनाना भी पड़ता है, बहुत टाइम बफरिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पर अब ये जो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस है या जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स है, अगर कोई ऐसा बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हो, इफ एनी बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स और कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, हैज बोथ वीक एसिड एंड वीक बेसिक ग्रुप्स, अगर उसके बाद एसिडिक ग्रुप भी है वीक और बेसिक ग्रुप भी है वीक, ठीक है, देन दे एक्ट एज द बफर। तो क्या करेगा, बफर का काम करने लगेगा, बफर की तरह एक्शन करने लगेगा। तो क्या ऐसा चीज हो सकता है बायोलॉजिकल सिस्टम में? बायोलॉजिकल सिस्टम में ऐसा क्या है, कुछ नजर में आ रहा है? अभी तक मुझे जितना पढ़ाए हुए हैं उसी में से कुछ सोचिए, शुरू से जो अभी तक हम पढ़ाते आ रहे हैं, कुछ ऐसा है जो वीक एसिड और वीक बेस एक जगह कहीं मिल रहा हो? एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड में वीक एसिड भी है, वीक बेस भी। एंड अगर तो एमिनो एसिड अपने भी एज ए बफरिंग सिस्टम का काम कर सकता है इन सॉल्यूशन। अगर इफ यू प्रिपेयर द सॉल्यूशंस ऑफ एमिनो एसिड, दे कैन एक्ट एज द बफरिंग कंपोनेंट, वो बफरिंग का काम कर सकता है। और इफ इन द प्रोटीनस कंपोनेंट, कोई प्रोटीनस चैन है, पॉलीपेप्टाइड कंपोनेंट है वहां पर, तो वहां भी वो बफरिंग का काम कर सकता है। बिकॉज अगर वो फ्री फॉर्म में है, कहाँ पे है, फ्री फॉर्म में है। जैसे कुछ क्या है, सम आर द एसिडिक एमिनो एसिड, सम आर द बेसिक एमिनो एसिड्स। कुछ क्या है, एसिडिक है और कुछ बेसिक नहीं। न्यूट्रल हैज नो इम्पैक्ट ऑन द बफरिंग सिस्टम। न्यूट्रल जो है वो उसके पास ना एसिडिक है ना बेसिक है, तो वो काम नहीं कर सकता। जैसे एसिडिक में कौन कौन से है, एस्पार्टिक एसिड है और ग्लूटामिक एसिड है, और बेसिक में कौन कौन सा है, वेलिन, कौन बोला वेलिन, लाइसिन है, आर्जिनिन है, हिस्टिडीन है। लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ये क्या है, बेसिक। तो यहाँ पे बेसिक होने के चलते क्या, इसके पास एक एमिनो ग्रुप ज्यादा है, और जो एसिड है, एस्पार्टिक एसिड है या क्या बोले अभी, ग्लूटामिक एसिड है, वहाँ पे क्या है,
एसिडिक ज़्यादा है, तो वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे एमाइनो ग्रुप है। तो इफ दे आर फ्री, अगर वो चैन में वो फ्री है, देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बफरिंग। वहाँ पे वो काम करने लगा बफरिंग का। इन एडिशन द न्यूक्लिक एसिड्स कैन ऑल्सो एक्ट एज द बफर। न्यूक्लिक एसिड भी क्या कर सकता है, बफर का काम कर सकता है। तो नाउ इन दिस वे, अगर इस कंपोनेंट को हम देखें तो जहाँ जितने भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स है, सेल का कंपोनेंट है, आगे आएगा। जस्ट आई एम कमिंग नो, आगे इट इज द लास्ट क्लास ऑन दिस टॉपिक। ये थर्ड है, ये थर्ड क्लास है ना इस पर, हाँ, तो ये लास्ट है, इसके बाद हम वहीं पे आएंगे। जितने भी मेम्ब्रेनस कंपोनेंट्स हैं सेल के, सब कहीं ना कहीं बफरिंग का काम करता है। वो बैरियर का काम करता है, वो जाने आने नहीं देगा, बट इटसेल्फ वो बफरिंग का काम करेगा। एंड दैट बफरिंग सिस्टम मतलब प्रोटोनेशन, प्रोटॉन को निकाले या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, तो एसिड या बेस हो जाएगा कि नहीं होगा। अगर प्रोटॉन को कोई रिलीज कर रहा है या प्रोटॉन को कोई एक्सेप्ट कर रहा है, तो एसिड बेस हो सकता है। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, H+। प्रोटॉन का मतलब क्या है, H+। तो इन दिस वे द मेम्ब्रेनस कंपोनेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बफरिंग। वहां भी वो बफरिंग का काम करता है। न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑल्सो एक्ट एज द बफरिंग, वो भी बफरिंग का काम कर सकता है। तो इन एडिशन विद द बफरिंग, द सम एंजाइम्स वर्क ऑन द फिक्स्ड लेवल। ये ठीक है, कॉमनली इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, इसको भी याद रखिए, कोई पूछ देता है। इन द बायोलॉजिकल सिस्टम नॉर्मल फिजियोलॉजिकल क्या होता है, न्यूट्रल। नॉर्मल क्या होता है, अराउंड न्यूट्रल। ये एक्टिविटी कितने पे होती है, अराउंड न्यूट्रल में। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जहां पे एसिडिक होता है, कुछ और हाईली एसिडिक हो जाता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोलेज है, लाइसोजाइम का। लाइसोजाइम का क्या है, हाइड्रोलेज, ये pH 5 पे काम करता है। और इससे भी ज्यादा कौन सा है, HCl, गैस्ट्रिक जूस, पेप्सिन, pH 1, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्या यहाँ पे प्रेजेंट है, HCl। स्टमक में क्या है, HCl। तो दीज आर द सम पार्ट्स, ठीक है। एंड इट इज द इंट्रोडक्टरी। यहाँ पे इतना तक आप समझ गए कि द कॉम्बिनेशन ऑफ द वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस। एंड व्हेन वी प्रिपेयर द बफर, अगर हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं बफर को, अब यहाँ हियर वी हैव द 2 एस्पेक्ट्स। बफर में 2 एस्पेक्ट्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं या आते हैं, वन ऑन द pH एंड वन ऑन द काइनेटिक्स। pH पे भी आ सकता है और काइनेटिक्स पे भी आ सकता है। काइनेटिक्स का मतलब कि एट विच एक्सटेंड एनी सिस्टम इज एबल टू रेसिस्ट द चेंज इन pH। क्योंकि अगर इन सिस्टम में हम कोई काम कर रहे हैं, आइदर इन द लेबोरेटरी और अब हम लोग के बॉडी में भी, अगर कोई सिस्टम है जो बफर सिस्टम बना रहा है, अभी हम बोले कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ब्लड बफर जो है वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कभी पूछे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ब्लड। अब वहां पे जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रहे हैं या लेबोरेटरी में हम कुछ काम कर रहे हैं, तो रेसिस्ट कहाँ तक वो करेगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके काइनेटिक्स पे। मतलब दैट इज द आयोनाइजेशन, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ द आयोनाइजेशन। अभी तक हम जो पढ़ा चुके हैं उतना, मतलब अब ये बात तो समझ में आ रहा होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो वन इज द आयोनाइजेशन, कि वो कितना आयोनाइज कर रहा है, because the ionization, and if we study the acid base and buffer, that is the ionization is related with the release of the molar concentration of H plus or OH minus. H plus or OH minus. That H plus and OH minus are responsible for the changes of the molar concentration of the ionic equilibrium in the solution. Either it is acidic solution or the basic solution or the buffer solution, जो भी solution होगा। And here the बंदे अच्छा,
का जो सॉल्यूशंस है, यहाँ पे दो कंपोनेंट आ रहा है, आयोनाइजेशन और दूसरा पीएच रेंज। दो कंपोनेंट का क्या है? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन मीन्स द रिलीज ऑफ H प्लस एंड OH माइनस इन सॉल्यूशन। तो जो उसका एक्चुअल रेंज होगा तो वहां उसका कुछ इक्विलिब्रियम होगा। सेकेंड क्या हो गया? पीएच। ठीक है, उस आयोनाइजेशन में क्या डिपेंड कर रहा है? पीएच। एंड देन तीसरा एस्पेक्ट इसका क्या एक आ रहा है? द कैपेसिटी टू रेसिस्ट द चेंज ऑफ पीएच। ऐसा नहीं है कि उसको जितना एसिड डालते चले जाइए उसका पीएच चेंज नहीं होगा, या बेस डालते चले जाइए पीएच चेंज नहीं होगा। That is the capacity to resist, and all are associated with the ionization and pH. Ionization and pH. That means two components are necessary. और हम आप लोग को सब बतला चुके हैं, अगर पीछे का थोड़ा थोड़ा भी याद आएगा तो अभी आपको दिक्कत नहीं होगा। And here I am saying that the buffer is always, buffer is here क्या चीज है? आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन, पीएच, टू कंपोनेंट्स हो रहा है। आयोनाइजेशन एंड पीएच, टू कंपोनेंट्स। एंड देन आफ्टर द आयोनाइजेशन, ये जब आयोनाइज हो जाएगा, देन डिग्री ऑफ कैपेसिटी टू न्यूट्रलाइज द H प्लस और OH माइनस, बिकॉज द H प्लस एंड OH माइनस are neutralized at the ionized stage. Neutralized at the ionized state. वो ionized state पर ही न्यूट्रलाइज कर सकता है, अगर आयोनाइज नहीं होगा तो वो न्यूट्रलाइज नहीं करेगा। तो दो कंपोनेंट हो गया, आयोनाइजेशन एंड पीएच। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक base. It is a combination of weak acid or weak base or the salts or its salts. Base का क्या हो सकता है? Salt हो सकता है। तो ये करेगा या इसके salt, इसके salt का combination होगा। तो कोई weak acid मान लीजिए कि RCOOH, it is the weak acid है, it is the carboxylic acid, biological system में मिल भी रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड सब जगह मिल रहा है, एमिनो एसिड में भी मिल रहा है, आपको कार्बोहाइड्रेट में बहुत जगह मिल रहा है। तो दैट इज आयोनाइज्ड RCOO प्लस H प्लस। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं है। हियर if we try to consider the Ka, मतलब kinetics of acid, Ka क्या होगा? जल्दी बतलाइए, टेल मी, जल्दी, क्विक, जल्दी बोलिए। अब अरे भाई जोर से बोलो। That is the Ka. ये क्या हो गया? Ka. That is the kinetics of the acid. और ये इक्विलिब्रियम किसका है? Kinetics of acid and kinetics of base. And if you consider any weak base, that is RNH2. That is the ionization of weak base. It is the ionization of weak base. Then we consider the Kb. What is the kinetics of Kb? What is the kinetics of Kb? RNH
H2O. That is the kinetics of Kb. And here, if we consider it is the acid, it is the acid, it is the acid, then which one is the conjugate base? Here it is the base, then which one is the conjugating acid? And now, if you consider this one independently, NH3 plus independently, then RNH2 plus H plus. And if you consider the kinetics of this acid, Ka, that is the conjugate acid for here, then it means which one? This one is the finding. Clear? तो क्या हुआ? Ka, एक क्या हुआ? K फर्स्ट वाला क्या आया था? RCOO anionic plus H plus. That is for weak acid. Weak base Kb H2O. Then conjugate जो है conjugate acid के लिए, for conjugate acid it is also acid. NH this one. And generally the Ka plus Kb is equivalent to Kw. I have already proved in my last class. That is Ka plus Kb is 14. Okay? And if we convert it, this one, pH minus log Ka for acid. Okay? And if we considered in that the change is very small, the change is
very small than pKa. It is converted into the pKa. Clear? That means pKa plus pKb, that is क्या हो जाएगा? क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब यहां पे जो H कंसंट्रेशन है, pH, pKa प्लस pKe, दैट इज pH इज सेम जो आपका वैल्यू पहले था। यही चीज आप पहले भी आपको बतलाया गया है वीक एसिड के कंडीशन में या वीक बेस के कंडीशन में, जब उसको हम बतलाए थे pH, pK एंड pKb का जो रिलेशनशिप हम बतलाए थे, तो सेम रिलेशनशिप वहां भी था। ठीक है? एंड ऑन दिस बेसिस, अब इस बेसिस के आधार पर द सेम ऑन द सेम प्रिंसिपल इक्वेशन इज प्रेजेंटेड। एक इक्वेशन प्रेजेंट में आया, कुछ छूटा नहीं ना जी? नहीं छूटा नहीं। जिसको हम क्या बोलते हैं, हैंडरसन। पूछा था तुम, क्या पूछा था? एक बार पूछा था ना जी? है? Hatch-Led इक्वेशन। ठीक है? अब यहां पे आपको दो कंपोनेंट यहां पे आ रहा है। कौन कौन सा कंपोनेंट? एक एसिड का और एक बेस का। एक किसका रहा है? एसिड का। तो फॉर एसिड, किसके लिए? फॉर एसिड, pH बराबर pKa प्लस log acid conjugate base। And for base, pH, pKa plus log base कॉन्जुगेट एसिड। अब यहां पे हियर pH इक्वल टू pKa प्लस, ये माइनस लॉग के लिए है, ऐसे भी यहां पे माइनस हो जाएगा, लेकिन जोड़ना इसलिए हम प्लस किए हुए हैं। एसिड ऐसा भी ये माइनस, आफ्टर दैट इट इज कन्वर्टेड टू प्लस साइन। माइनस का मतलब कि वो जब -10 वगैरह कुछ ऐसा मोलारिटी का वैल्यू आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लॉग जैसे ही करिएगा तो किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है इस साइन पे। तो ये जो एसिड है, एसिड इज द, यहाँ पे थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। इसको अब हमको लिखना है आयोनाइज्ड एंड नॉन आयोनाइज्ड का फॉर्म। किस फॉर्म में लिखना है? इसी फॉर्मूला को हमको कन्वर्ट करना है आयोनाइज्ड और नॉन आयोनाइज्ड के फॉर्म में। तो यहाँ जो pH बराबर pKa प्लस माइनस लॉग एसिड डिवाइडेड बाय कंजुगेटेड बेस,
सॉरी, हाँ, कंजुगेटेड बेस हम जो लिख रहे हैं, तो ये इसमें कौन आयोनाइज होगा और कौन नॉन आयोनाइज होगा, कैसे? और यहाँ पे कौन आयोनाइज होगा, कौन नॉन आयोनाइज होगा? हाँ, चल जाइएगा तेल लेने 2 मिनट में, 30 मिनट नहीं लगेगा। अब इसको थोड़ा सा आप, तो हम बंद कर दिए हैं। अच्छा हटाइए, इस फॉर्म में देखिए, HA इसका था एसिड का, हियर इट इज कन्वर्टेड H प्लस A माइनस, तो इट इज द नॉन आयोनाइज्ड। ये क्या है? नॉन आयोनाइज्ड है। तो ये पार्ट ऐसे लिखिए या इसको लिखिए नॉन आयोनाइज्ड। अब ये क्या है? ये आयोनाइज्ड, ठीक है। दिस कंपोनेंट, क्योंकि इट इज ऑकर्ड विद इन द सिस्टम, ये कहां पे हो रहा है? विद इन द सिस्टम। दिस वन अब ये जो पार्ट है ये क्या है? बेस, इट इज द बेस। कंजुगेट बेस यही ना है, ये बेस के रूप में काम कर रहा है ना, ये कंजुगेट में बेस के रूप में काम कर रहा है। ये क्या है? अरे ये क्या है? और ये अब क्या हो गया? कंजुगेट एसिड इसका, ठीक है। तो ये क्या हुआ? आयोनाइज्ड कि नॉन आयोनाइज्ड? नॉन आयोनाइज्ड। Either you use this formula or converted into ionized and non-ionized state. But in buffer system, commonly we detect the ionized value of the H plus and OH minus. H plus and OH minus. And this component is responsible for the maintenance of the buffering system. Maintenance of the buffering system. And within the buffering system, the addition of the during the buffering, two components are available. Either we exceeded the concentration of the H plus or exceeded the concentration of the OH minus. And if the H plus concentration is exceeded during the metabolic activities or in any solution in the laboratory, that H plus is neutralized by the anions, of the buffering component. And if the OH minus is exceeded during the metabolic activity, it is neutralized by the cations of the buffering system. Clear? हाँ ठीक। बफर कैपेसिटी, buffer capacity, that buffer capacity determines the magnitude of buffer. Clear cut? हम क्या बोल रहे हैं? That determines the magnitude of buffer. Magnitude of buffer. Determine the magnitude of buffer. That is the range which is that is the pH range. That is the
pH range which is maintained by addition of acid or alkali, acid or alkali. So now there is two kinds. अब यहाँ पे क्या हो गया, two parts हो गया. That means if you write the symbolically, the magnitude of buffer or the buffer capacity is represented by beta, and actually it represents the change in basicity, that is the dB, change in the basicity per addition of change in the pH, the ratio of the change in the pH with the differences in the basicity, differences of the basicity. It represents the magnitude of the buffer and represented by beta. And in actual sense, if we want to determine in the actual sense, then it is the two range. यहाँ पे क्या हो रहा है, दो रेंज हो रहा है. One is the acidic range, another is the basic range. Basic range means that is the pH is more than 7. pH is more than 7, and here the pH is less than 7. pH is more than 7 and pH is less than 7. It represents the volume of the base, added to any change, 1 unit change. 1 unit change, 1 unit मतलब 1 pH, 1 unit change per liter of buffer, SD डायरेक्शन में क्या होगा कि volume, that is the, if you want to say volume, that is the it is the total volume, that is the total volume, then actual volume minus total volume, actual volume, and then after the addition of the volume, total volume, that is the C, that is the, after addition of volume it becomes the C, it is the actual volume of buffer. That means the addition of the buffer, addition of the, basic solution, addition of the basic solution or base, that is the basic, addition of the basic solution or base, that is responsible for the change of 1 unit pH. 1 unit pH, change of change in 1 unit pH, change in 1 unit pH per liter of buffer, that is represented as the buffer capacity, and here in this direction the same thing, volume, that is the acid, added to change in 1 unit of pH, here also change in 1 unit of pH per liter of buffer, I am describing here because sometimes students are confused. वहाँ पे थोड़ा सा confusion होता है. जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि that is responsible for the change in 1 unit of pH. तो यहाँ पे pH घटेगा कि बढ़ेगा? यहाँ पे अगर किसी बफर का pH वो बतला रहा है 6, सपोज करिए, कितना बतला दिया? 6, और बफर कैपेसिटी पूछ रहा है किसी का,
तो वो घटेगा कि पीएच घटेगा कि बढ़ेगा, 1 यूनिट चेंज होना है तो घटेगा कि बढ़ेगा, पीएच वैल्यू घटेगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ पे पीएच घटेगा कि बढ़ेगा, हाँ यहाँ बढ़ेगा। यहीं पे लड़का कंफ्यूज करने लगता है। यहाँ भी वही चीज है, द चेंज यहाँ पे एक कॉमन वॉल्यूम में बोल रहा है कि चेंज इन द बेसिस पीएच विथ रेस्पेक्ट टू द एडिशन ऑफ द बेसिक कंपोनेंट, चेंज ऑफ द यूनिट चेंज ऑफ द unit change of the pH with respect to the addition of base, ठीक है, in any acidic buffer solution, in any acidic buffer solution। तब यहाँ पे बात यही बोल रहा था, इसको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दिया गया, ठीक है। एंड हियर अगेन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड। यही अब मैग्नीट्यूड बतला रहा है कि इतने वॉल्यूम तक वो क्या करेगा, बफर इज नॉट एबल टू चेंज द पीएच, वहां तक वो पीएच चेंज नहीं करेगा। एंड बिकॉज वी आर यूजिंग द पीएच इन द लेबोरेटरी, तो बहुत ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस करिएगा या क्रोमेटोग्राफी करिएगा, वहाँ पे आपको खास करके डीएनए का स्टडी करना हो या आपको प्रोटीन का स्टडी करना हो, तो वहाँ पे पीएच बहुत मतलब रखता है। थोड़ा सा भी पीएच अगर इधर उधर हुआ या पीसीआर आप कर रहे हैं तो वहाँ पे पीएच जो होता है दैट इज इंपॉर्टेंट। और ऑल जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रोफोरेसिस आप कर रहे हैं तो वहाँ पे तो आप करंट ही पास कर रहे हैं, उसमें क्या पास कर रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं। दैट करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आयोनाइजेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो वहाँ पे वो क्या कर रहा है, सॉल्यूशन को आयोनाइज कर रहा है, और जैसे वो आयोनाइज करेगा तो आयनिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, चेंज करने लगेगा। तो वहाँ पे मैक्सिमम चांस होता है कि दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द पीएच। और जैसे वो पीएच को चेंज करेगा तब क्या हो जाएगा, वो कंपोनेंट पीएच जैसे चेंज करेगा तो उसका जो मोबिलिटी है डीएनए का या कॉन्फ़िगरेशन है प्रोटीन का वो चेंज करेगा, ठीक है। चेंज करेगा तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। लाइकली इन द फिजियोलॉजिकल सिस्टम, अभी आ रहे हैं हम फिजियोलॉजी पे आ रहे हैं, ब्लड वगैरह है, फिजियोलॉजिकल सिस्टम में इफ दे चेंज, वो क्या हो रहा है, वो चेंज कर रहा है। तो बहुत सारे लीजेंड होते हैं या चैपरॉन्स होते हैं, वो सब प्रोटीन है, चैपरॉन्स हो, लीजेंड हो, रिसेप्टर हो, आपको इंजाइम्स है, ये सब क्या है, सारे प्रोटीन्स है, मेजॉरिटी प्रोटीन्स है। तो जैसे उसके पीएच को आप चेंज करेंगे तो क्या कर देगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगा, ठीक है। अभी एक आएगा हीमोग्लोबिन का आएगा बेस्ट। एंड नाउ समटाइम्स द कैलकुलेशन इज आस्क्ड, कभी कभी इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन भी आता है। तो नाउ वी आर मतलब इसको कैलकुलेट, पूरा डिडक्शन की आवश्यकता नहीं है, हम फॉर्मूला लिख देते हैं, उसको याद कर लीजिएगा। पहला एक आ सकता है बी मैक्स, सॉरी बीटा मैक्स, बीटा मैक्स दैट इज 0.575 कंसंट्रेशन सी। फर्स्ट हो सकता है कि बीटा मैक्स दैट इज ए कांस्टेंट, उसको मल्टीप्लाई करके आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बीटा मैक्स देगा, एंड सी, यहाँ पे सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल वॉल्यूम, माने आफ्टर द एडिशन, टोटल वॉल्यूम आफ्टर द एडिशन। और खास करके कोई टाइट्रेशनल अगर वर्क आपका होता है तो वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बीटा मैक्स। दूसरा बीटा, यहाँ पर फिर आपको आएगा कुछ पहले वाला, आर का क्या था, आर बतलाइए कितना वैल्यू था, 2.3 था ना रे, बोलता का नहीं है सब, KIH प्लस सी, इधर हो गया KA प्लस H प्लस मोलर वैल्यू होल स्क्वायर। Here it determines the calculative value of the buffer capacity. Here it is the B max मतलब इसका मैक्सिमम। If we want to determine the लाल वाला ठीक नहीं आ रहा है, ग्रीन से करके देखते हैं। Here it is the B max, that is 0.575, that is the total volume of the C, represent the total volume, total C मतलब concentration, but sorry, no concentration नहीं, total volume, C represent the total volume, and
इफ इट इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द आयनिक फॉर्म्स, अगर पूछ रहा है कि इसका के इतना है, नाउ इन द क्वेश्चन जो आएंगे तो वो वैल्यू दिया रहेगा, के का वैल्यू दे देगा, H प्लस का वैल्यू दे देगा, वॉल्यूम चेंज कितना हो रहा है तो वो सी हो गया। इनिशियल वैल्यूम से कोई मतलब नहीं है, परसेंटेज चेंज दे सकता है या किस तरह से दे सकता है, और H प्लस दे देगा इफ H प्लस इज नॉट प्रेजेंट, समटाइम्स द H प्लस इज नॉट प्रेजेंट, देन यू कैलकुलेट द H प्लस, तो H प्लस आप निकाल सकते हैं, H प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, H प्लस नहीं देगा पीएच दे देगा तो निकल जाएगा आपका। या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द एसिडिक रिएक्शंस काइनेटिक्स के साथ दे रहा है, के अगर दे दिया और मोलर कंसंट्रेशन दे दिया मतलब चेंज इन द मोलर कंसंट्रेशन, तो ये निकल जाएगा। तो इन एनी वे इफ यू ऑब्जर्व दिस कैलकुलेशन एंड यू डिटरमाइन द बी मैक्स, एंड हियर फ्रॉम द बी मैक्स सेकेंड पार्ट इज द, एक और होता है, इसका कहाँ चला गया देख, वो नहीं दिए हैं क्या पढ़ने के लिए, हटाओ उसको, नहीं है तो इतना ही तक रहो। अब इसको अच्छा से इसको लिख लो, चलिए लिखिए, पोली एटिक पोलीप्रोलेटिक एसिड्स, पॉलीप्रोलेटिक एसिड्स, पॉलीप्रोलेटिक एसिड्स, ये आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग द पॉलीप्रोलेटिक एसिड बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द अमाइनो एसिड्स, बफरिंग ऑफ द अमाइनो एसिड्स, इट इज एसोसिएटेड विद द बफरिंग, यही है पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉलीप्रोटिक का मतलब हुआ कि हियर जो हम लोग एसिड देख रहे हैं, बेसिक एसिड देख रहे हैं, मतलब इनऑर्गेनिक, खास करके किसको हम देख रहे हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स को। तो इनऑर्गेनिक एसिड हो या इनऑर्गेनिक बेस हो, इनऑर्गेनिक एसिड हो या इनऑर्गेनिक बेस हो, वहाँ पे क्या होगा, मोनो होगा या डाई होगा, यही होता है ना। अगर वो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बना रहा है, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ रहे हैं ना, क्यों भी नहीं समझ रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट वगैरह अगर यूज नहीं है तो केमिस्ट्री आप लोग देखिए अब जाके अपना, अगर डी ब्लॉक एलिमेंट है नहीं है तो जनरली मोनो होगा, नहीं तो डाई होगा। सामान्यतः मैग्नीशियम वगैरह होगा, एल्युमिनियम वगैरह होगा तो 3 हो सकता है, लेकिन जनरली वो 2 या 3 का इनऑर्गेनिक होता है। तो वहाँ पे जो डिसोसिएशन कर्व मतलब के जो हो रहा है वो डिफरेंट स्टेज में होने लगता है। जैसे एक अमीनो एसिड एक एमिनो ग्रुप और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भाग ले रहा है, या उसका सॉल्ट बन रहा है, एक एमिनो ग्रुप का सॉल्ट बन रहा है, या एक एसिडिक ग्रुप का सॉल्ट बन रहा है, और उसी में 3 है। कितनी पॉसिबिलिटी है? मोर देन 3, 1 2 3। इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन जानिए आता है, कभी कभी नेट में आया हुआ है, हल्का तो आएगा, तो बहुत हार्ड के फॉर्म में नहीं आता, ये हल्का के फॉर्म में आता है। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे हम लोग जो लिख रहे हैं HA, एक कंपोनेंट ले रहे हैं, एक H ले रहे हैं, एक A ले रहे हैं। अब यहाँ पे ये डिसोसिएट कर गया, आफ्टर डिसोसिएशन HA माइनस, एंड इफ इट बिकम द सॉल्ट, अगर ये सॉल्ट बना रहा है तो नाउ इट एसोसिएटेड विद द एनी मेटल टू फॉर्म द सॉल्ट, ये कहीं पे बना रहा है। जैसे सपोज करिए कि ये सोडियम ले लिया, ये वाला एक हो गया। बट इफ एनी कंडीशंस द कंपोनेंट हैज H और A, that means there is 3 anions, then the possibility of the replacement of 1 or replacement of 2 or replacement of 3, सॉल्टिंग एक रिप्लेसमेंट से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है और 3 से भी हो सकता है। नाउ इफ 1 is replaced, then if you observe the Ka, that is not the complete Ka, because it is Ka1, it is Ka2, it is Ka3,
एंड देयर इज चांस ऑफ द डिफरेंट रेस। अब इसका जो k का वैल्यू होगा वो ये a के बराबर 1 के बराबर 2 नहीं होगा, 2 के बराबर 3 नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कोई नेचर अगर दे रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीप्रोटिक एसिड्स। उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीप्रोटिक एसिड्स। ठीक है, photic acid, and here in this condition you calculate the value of this one, suppose x1, this one suppose x2, this one suppose x3. Okay, then you add this the value and divided by 3, then it represents the actual Ka value, actual Ka value. Okay, and if you represent in the form that HA H sorry HA A HA A HA, then it dissociated into the HA minus plus H plus, like this. This one is the Ka1, Ka2, Ka3. Okay, then in the buffering, during the buffering, all these 3 components are required. Okay, and it is the basic principle on which the titration is based. On which the titration is based. Okay, and in this condition, on the basis, the amino acids are considered as polyprotic acids, or on the principle of the polyprotic acids. All the amino acids, all the amino acids with extra amino group or carboxyl group in their R chain represent polyprotic acid. Polyprotic acid. क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? कौन कौन सा हो सकता है जरा सोच के बतलाइए। अच्छा, सबसे सिंपल कौन है? सबसे सिंपल कौन है? विच एमिनो एसिड इज सिंपल? अरे यार, एमिनो एसिड हम पढ़ा चुके हैं आप लोग को माइक्रोमॉलिक्यूल्स में, वो भी लाइव पढ़ाए थे हम। इसका मतलब क्या लाइव वाला, जो 2 लाइव तो अभी तक हम किए ही हैं, एक लाइव हुआ है उसमें हम माइक्रोमॉलिक्यूल्स कंप्लीट पढ़ाए हुए हैं, एमिनो एसिड भी पढ़ाए हुए हैं। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन बतलाए थे। कुछ गड़बड़ हो गया क्या जी? COH2NH, हाँ ठीक है, नहीं है गड़बड़। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है, ये वाला कंपोनेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक रेंज। ये क्या हुआ? आइसो इलेक्ट्रिक। हाँ, ज्यूटर बोल सकते, ज्यूटेरिन बोल सकते, ज्यूटेरिन बोल सकते हैं। सी ऑन करो।
These are the three forms of glycine observed in the solution and associated with the buffering. That is the isoelectric nature. That is glycerate chloride. Sorry, glycine chloride. Sodium glycerate. These three forms are, अब ये क्या है, पॉलीप्रोटिक कंपोनेंट. ये क्या हो गया, पॉलीप्रोटिक कंपोनेंट्स. देन इट इज द टू फॉर्म्स. यहाँ पे क्या हो गया, टू फॉर्म्स. इट इज द एक्चुअल आइसोइलेक्ट्रिक. Then we study the importance of the isoelectric value in the configurational development of the protein. ये काम आएगा, but we will study is in the configuration of protein. प्रोटीन का जब हम configuration पढ़ेंगे हम लोग, वहाँ पे आइसोइलेक्ट्रिक जो उसका वैल्यू होता है, इसका भी एक वैल्यू है. हर एक एमिनो एसिड्स का एक आइसोइलेक्ट्रिक वैल्यू होता है. That value is associated with the configurational arrangement and molecular special arrangement of the molecules of the polypeptide chain. वहाँ पे इसको हम लोग देखेंगे. But here the two forms, the glycine chloride and sodium glycerate. एक अपना उसका glycine तो है. These are the three forms. Okay? And now, if we consider the aspartic acid, then if you consider aspartic acid, I am observing here, representing here due to the clarification of the structure organization. हो सकता है कि इसका जो पॉलीप्रोटिक एसिड्स कितने होंगे या इसके कितने फॉर्म्स हो सकते हैं, ऐसा करके पूछ सकता है. तो फॉर्म्स कितने के हो सकते हैं, या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा. वही इस कंपोनेंट में आ सकता है. हम पहले ही लिख चुके हैं कि द एमिनो एसिड्स हैविंग मोर COH मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप और एमिनो ग्रुप इन किसमें, इन R अल्काइल कंपोनेंट. एमिनो एसिड के अगर अल्काइल कंपोनेंट में वो है तो होगा. अदरवाइज इसका जो ज्यूटेस नेचर है, इसके चलते जो उस वहाँ पे बफरिंग वो कर ले, अदरवाइज नहीं करेगा. एंड व्हेन इट इज इट कंबाइंस इन द पॉलीपेप्टाइड चेन, अगर ये पॉलीपेप्टाइड चेन में कंबाइंड हो जाएगा, इन केस नाउ दीज टू आर न्यूट्रलाइज, ये दोनों नहीं न्यूट्रलाइज कर जाता है, तो वहाँ पे ये काम नहीं करेगा. Why so? The buffering property of the amino acids and amino acids in the polypeptide chains are different. इसको मत समझिएगा कि एक ही नेचर में वो दोनों जगह काम कर देगा. अगर वो सॉल्यूशन है, मतलब एमिनो एसिड्स का अपना सॉल्यूशन है, तो उसका नेचर अलग होगा. अगर वो पॉलीपेप्टाइड के फॉर्म में है तो फिर उसका नेचर अलग होगा. वो डिटरमाइन करेगा कि वो कौन कौन सा बॉन्ड बना रहा है, उसमें एसिडिक जो कंपोनेंट्स हैं वो कितने हैं, बेसिक कंपोनेंट्स जो है वो कितने हैं, कितने कितने दूरी पर हैं. दीज ऑल दीज कंपोनेंट्स आर विच वी विल डिस्कस इन द नेचर. सेकेंड वन इज द एस्पार्टिक एसिड. एंड एस्पार्टिक एसिड इज in the isoelectric form, it is like this. It is the isoelectric form of the aspartic acid. Here it is the isoelectric form of aspartic acid. And here in the alkyl group, see here in the alkyl group, one carboxylic group is present. Here, one carboxylic group is present. Here, one carboxylic group is present in alkyl group. And it is the aspartic acid, and it forms, this forms is a isoelectric form. Isoelectric form. Clear? It is the isoelectric form. Then it forms the
एसिडिक नेचर इज वेरी सिंपल लाइक दिस, जैसा कि आप यहाँ पे बना रहे हैं, द सेम नेचर इज द एसिडिक नेचर, COOH NH3 प्लस Cl CH CH2 COO clear? This is the aspartate hydrochloride. Aspartate hydrochloride. And in the CHNH3 plus COO minus CH2 COOH Na clear? Sorry, COO minus, because one H is comes here. Clear? Next, NH2, here not 3, NH2 CH COONA CH2 COONA. That is monosodium aspartate and disodium aspartate. That is the monosodium aspartate, and disodium aspartate. That means these are the, here it is actually डाइपोरेटिक. ये क्या हो गया अब यहाँ पे? डाइपोरेटिक. ये जब पूछा तो क्या हो गया? ये एक्चुअली पॉली नहीं है, इट इज एक्चुअली डाइप्रॉक्टिक एसिड. अगर आपसे कभी पूछ दे ये एस्पार्टेट का तो क्या है? डाइप्रॉक्टिक है. या पॉर्टिसिटी अगर पूछ रहा है किसी भी एमिनो एसिड्स का, तो यू मस्ट एनालाइज दिस. ठीक है? और जब तक ये नंबर नहीं बढ़ेगा तब तक वो यही रहेगा. और यहाँ पे आप एस्पार्टिक एसिड लिख लीजिए या ग्लूटामिक एसिड लीजिए, दोनों में ये एक ही बढ़ता है, एक से ज़्यादा नहीं बढ़ता है. तो एस्पार्टिक एसिड हो या ग्लूटामिक एसिड हो, इसका नंबर सेम होगा. क्लियर? कोई दिक्कत नहीं. blood buffer, and in the blood main buffering system is created by the two components. यहाँ पे दो components है जो main buffering system को develop कर रहा है blood में. One is the bicarbonate ion in blood. Two buffering system are present. One is bicarbonate system and second is hemoglobin सिस्टम. दो कंपोनेंट यहाँ पे आ रहा है और दोनों बफरिंग का काम कर रहा है. वन इज द बाइकार्बोनेट एंड अनदर इज द हीमोग्लोबिन.
in bicarbonate system, in bicarbonate system, the regulatory pathway of buffer is 1 to 2. रेगुलेटरी पाथवे क्या है? 2 है यहाँ पे, HCO3 H2CO3 H plus plus HCO3 minus H plus plus H plus 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 CO3 H2O plus but it is not considered in the pathway. 1, 2. 1 and 2. Because the bicarbonate system, commonly the buffers are bicarbonate buffer system, phosphate buffer system, acetic acid buffer system. 3 commonly buffer systems are observed in the physiological system of the living components. कौन सा? Bicarbonate buffer system, here it is the bicarbonate buffer system. Phosphate buffer system, where is phosphate buffer system? कहाँ पे मिलेगा ये? हाँ सही तो है, डर के क्यों बोलती है? ऐसे लग रहा है जैसे एकदम गधा की तरह मुंह बना के बोल रहे हैं। जोर से बोलो, गलती होगा, एक चटकन खाएगी तो खाएगी। किडनी, सही बात है, रीनल रेगुलेशन में होता है फॉस्फेट बफर सिस्टम। थर्ड इज द एसीटेट बफर सिस्टम, प्लांट वगैरह में मिलेगा एसी करके, फोटोसिंथेसिस वगैरह में उधर जाइएगा तो एसी करके मिलेगा। फॉस्फेट बफर सिस्टम, कार्बोनेट बफर सिस्टम और एसीटेट बफर सिस्टम, एसीटेट बफर सिस्टम एंड एसीटेट बफर सिस्टम इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स में भी एनर्जेटिक्स में मिलेगा, फोटोसिंथेसिस में एनर्जेटिक्स का ही पार्ट, तो एनर्जेटिक्स में वो मिलेगा। एंड हियर देन ईच सिस्टम एंड ईच स्टेप्स हियर इज एसोसिएटेड विद द सेपरेट के वैल्यू and separate pH value. हम बार बार बोल रहे हैं कि in the buffer system 2 components are necessary, that is कौन सा? pH and ionization and pH. Ionization is the degree of ionization, rate of ionization is represented by K value, इसको बंद करें, इसी में सूख रहा है लगता है, ड्राई कर रहे हैं। And the pH is represented by only H plus. तो 2 चीजें यहाँ पे। And again, if we study here, then ये क्या हो गया? Ka1, ये क्या हो गया? K2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? A1, A2, sorry, pH 1 and pH 2, ठीक है। Here the K1 value है, ये हम लिख दे रहे हैं, 1, ये याद कर लीजिएगा, 58 into 10 to power minus 14, that is for the K1 and pK is a 3.8। pH 1 कितना हो गया? हाँ, और ये हो गया आपको 5.6 into 10 minus 11, और इसका pH हो गया आपको 10
25. That is pH or equivalent to the pKa2 और कहाँ पे है, यहाँ पे है, और इसी को आप कर सकते हैं pKa1. इसको याद करके रखें. And the complete kinetics, if we want to determine the complete kinetics, that means this one K1 plus K2 divided by 2, and here if any question asks the complete K value from here to here, that means pK1 plus pK2 divided by 2. Clear? Now the one thing is here, इसको भी यहीं कर लो, यहाँ पे ये करो, कर लो. तो here यहाँ पे क्या था कि CO2, then CO2 in blood, it is present in the dissolved stage. ये किस स्टेज में है? Dissolved stage. Is present in the dissolved stage, because we have no need of the aerial कार्बन डाइऑक्साइड. जो मेरे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड है उसका यहाँ पे बफरिंग में कोई रोल नहीं है. ये तो कहाँ पे है? डिजॉल्व में. एंड देन डिजॉल्व CO2 इज डिटरमाइंड बाय द पीके पार्शियल प्रेशर से ही होगा, PKCO2, partial pressure of PKCO2, that is in the dissolved form. ठीक है. इसका एक फॉर्मूला है, वो हम लॉग में लिख देते हैं, उसको याद किया, हम लाए हैं लिख के, उसको आप लिख लीजिए. सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे K इक्वेशन, K इक्विलिब्रियम, इसका K इक्विलिब्रियम याद रखिए. दैट K इक्विलिब्रियम 5.5. ठीक है, हाँ ठीक है, 5 this one, that is the K equilibrium. यानी ये इस कंडीशन में विथ रेस्पेक्ट टू द pKCO2 at the equilibrium, that means CO2 plus H2O here, H2CO3, and at equilibrium this rate is present at equilibrium because it comes in the blood. ये कहाँ पे आ रहा है? ब्लड में आ रहा है. एंड ब्लड में आने के बाद क्या आ रहा है? पानी से घुल रहा है, वहां से वो कैरी करेगा. देन हियर जहाँ पे ये घुल रहा है, दैट इक्विलिब्रियम 5 into 10 - 5, दैट इज द इक्विलिब्रियम. बट व्हेन इट मूव्स टू द एट द टिश्यू लेवल, वो जब टिश्यू लेवल पे जा रहा है, वेयर द मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड, वहाँ पे मोर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेगा. That means the rate of the kinetics is determined by the pH, and where that pH is associated with this component, dissolved CO2. वो जो pH है वो कहाँ पे डिपेंड कर रहा है? dissolved CO2 से, because the dissolved CO2 determines the pK value of the dissolved CO2. यानी ये जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो डिजॉल्व सॉल्यूशन से, डिजॉल्व CO2 से डिटरमाइन हो रहा है. दैट मीन्स इफ यू वांट टू कैलकुलेट द pH, एंड वी सिंप्लीफाई हियर, इसको हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं, यू ओनली राइट 6.1 प्लस log HCO3 minus CO2 concentration. In this form, it is constant. If anyone wants or analyze here, second pH 6.1 plus log HCO3 minus 3.01 into 10 - 5 PCO2.
P, that means that pH is inversely related here. If you see that directly, that means the pH is inversely related here. Increase of the P, CO2, मतलब partial pressure of the CO2. Partial pressure of the CO2 is increased when its concentration is increased in medium. That means when the concentration of medium is increased, it is responsible for the decrease of pH, because here it is inversely related. When pH is decreased, then acidity is increased. And when the acidity is increased, it released more and more carbon dioxide to the outside. तो जैसे ये लंग्स के पास जाएगा तो वो आउटसाइड ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने लगेगा. क्लियर? दैट मीन्स इट डिटरमाइन द कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के पास भी तो कुछ है, और प्लाज्मा डिसोसिएशन कर्व, यानी वो डिसोसिएशन कर्व को डिटरमाइन करेगा. क्लियर? और इन योर क्वेश्चन, इफ इन योर क्वेश्चन, मतलब जनरली इन द ग्रुप सी, हम बार बार बोल रहे हैं, एनालिटिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो CSIR-NET में कहाँ से आते हैं? सी में, BU में सीधा सीधा आता है. इफ इन सी, अगर सी में आपको पूछ रहा है कि ये वैल्यू मोलर कॉन्सेंट्रेशन इतना है, ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इफ इन क्वेश्चन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SCO3 इज गिवन और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द CO2 इज गिवन, और ओनली द वैल्यू ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इन ब्लड इज गिवन, then you should easily determine and calculate the value of the pH. तो उस आपसे क्या पूछेगा? इसका ब्लड का pH क्या है? और अगर ब्लड का pH पूछ दिया तो ब्लड का pH क्या होता है? ऐसे कॉमनली ब्लड का pH क्या होता है? What is the pH of blood? What is the pH of blood? ब्लड का pH क्या होता है? अच्छा, तो मतलब अल्कलाइन होता है कि एसिडिक होता है? अल्कलाइन होता है या एसिडिक होता है? अल्कलाइन होता है. ठीक है, अल्कलाइन है. 7.4 सही है. 7.4 इट इज द pH ऑफ ब्लड. ओके, एंड इन ब्लड द अनदर कंपोनेंट इज द, ठीक है, and here pH is 4 and Ka of the blood at pH 7.4 is 7.7. Here the main function of the association of oxygen is associated with the hemoglobin. Associated with the hemoglobin. Of course, hemoglobin is formed by the two chains, 2 alpha and 2 beta. 1 alpha and 1 beta forms the one subunit. That means there are 2 subunits are present. In this form, the buffering is associated with the histidine. इस पॉलीपेप्टाइड चेन में कौन काम कर रहा है? हिस्टिडीन. Histidines are responsible for the buffering of the hemoglobin because oxyhemoglobin is acidic. Is acidic. Even the more acidic than the ये कहाँ पे ये H2CO3. That means when the more and more oxygen is associated with the hemoglobin, then it carries and carries to the at the level of the lungs. वो lungs के पास जा रहा है. Then the more increase of the decrease, माने more increase of the acidity in the acidity of the blood is responsible for the configurational change.
is responsible for the configurational change, and Ka is also decreased from 7.0. Ka is decreased. K for what? किसका K? HbO2 is decreased from 7.7 to 7.2. 7.7 to 7.2 due to the increase of pH. Due to the increase of pH, and that the decrease of K is responsible for the dissociation of O2. Dissociation of O2. Clear? और कहीं किसी को दिक्कत है इसमें? इस पे क्वेश्चन बनाइए. Actually, these are the explanations. In sometimes the question is asked in your NET examination, but someone suppose that the question is from the physiology, but it is not comes from the physiology. It is from the here. वो क्वेश्चन यहाँ का होता है, न कि वहाँ का होता है. क्लियर? यहाँ पे और किसी को दिक्कत कोई पूछना है? ऑफ कर दो.